हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका मिशन 111 में और मैं हूं आपका अपना डीजी सर। हम डिस्कस कर रहे थे मोल कंसेप्ट और हमने अब तक सारे कॉन्सेप्ट एक बार डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब हमारा बाकी रह गया था पीवाईक्यू का सेक्शन, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेई के पीवाईक्यू। तो चलिए देखते हैं कि पिछले सालों के अंदर मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे आए और इन्हें हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए था। मोल कंसेप्ट के पीवाईक्यू फ्रॉम जेई से। तो देखिए एक क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां पर दो अनबैलेंस रिएक्शन दी गई है। एक रिएक्शन दिया है AB A3B2। तो पहले हम इसे क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। तो हमने लिया A प्लस B और इसको हमने बनाना है A3B2। तो बच्चों यहां पर हमें लगा देना चाहिए 3 और यहां लगा देना चाहिए 2। अब वो क्वेश्चन कह रहा है, देखो आगे चलते हैं और आगे बोल रहा है A3। चलो इसको यहां पे रोककर यहां पे देख लेते हैं कि आगे क्या बोला है। अबाउट 2 रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय 3 मोल्स ऑफ ईच। मतलब इसका भी 3 मोल आपके पास है और इसका भी 3 मोल आपके पास है, राइट। अब देखो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये 3 मोल के लिए तो 2 मोल ही रिक्वायर्ड है और आपके पास इस 3 मोल के लिए 3 मोल भी हैं। इसका मतलब ये आपके पास एक्सेस रिएजेंट हो गया और ये आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट से आया हुआ है ना। अब इसका मतलब अगर ये 3 मोल लिमिटिंग रिएजेंट जब खर्च होगा तो 3 मोल से ये 1 मोल बनता है। तो जब ये 3 मोल लिमिटिंग रिएजेंट खर्च हो जाएगा तो ऑब्वियस है यहाँ पर आपके पास 1 मोल A3B2 बन जाएगा। A3B2 बना आपके पास 1 मोल। अब यही A3B2 आप आगे कंज्यूम कर रहे हो तो हम दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं कि A3B2 जब रिएक्शन करता है C से तो बना लेता है A3B2C2। तो यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे, ये भी अनबैलेंस रिएक्शन है। देखो अनबैलेंस लिखा हुआ था तो यहाँ पे 2C लगा देंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। यहाँ से जो 1 मोल है वो यहाँ ले लेंगे कि 1 मोल हमारे पास अभी है यहाँ पर। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 1 मोल ऑफ C है, ये भी 1 मोल है हमारे पास। अब ध्यान से देखो ये 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए जबकि ये तो 1 ही मोल गिवन है आपके पास। मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है इस बार और ये एक्सेस रिएजेंट है इस बार डेफिनेटली। तो 1 मोल देखो अगर ये 2 मोल होता तो ये 1 मोल खर्च होगा और ये 1 मोल होगा तो ये आधा मोल खर्च होगा। तो 1 में से ये 0.5 खर्च हो जाएगा। 0.5 खर्च होगा तो बचेगा कितना भाई 0.5। तो ये बच जाएगा A3B2। 1 मोल के लिए ये 1 मोल बनता है, 0.5 मोल के लिए बेटा ये 0.5 मोल बन जाना चाहिए। तो हमारे पास कंक्लूजन जो निकल के आया कि अब देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है कि 1 मोल ऑफ A3B2C2 इज फॉर्म्ड। 1 मोल बनता है क्या A3B2C2 नहीं बनता है तो हाफ मोल बन रहा है। मतलब ये वाला तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 1/3 मोल्स ऑफ A3B2C2 इज फॉर्म, नहीं भैया ये तो 1/2 मोल बन रहा है। 1/2 मोल बन रहा है तो 1/2 बनना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। 1/2 मोल्स ऑफ A3B2 इज फॉर्म 1/3 1/2 नहीं, ये तो 1 मोल बना था, 1 मोल बना था। और 1/2 मोल्स ऑफ A2B2 इज लेफ्ट। बिल्कुल 1/2 मोल्स ऑफ A2B2 इज लेफ्ट। तो आंसर है आपका ये होना चाहिए। आ गई बात समझ में, क्लियर है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दैट हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.84 ग्राम पर cc मतलब पर ml एंड कंटेन्स 98% बाय मास H2SO4। आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। देखो इसको करने का या तो एक तरीका ये है कि अगर या तो आपको इसका मोलारिटी और मास बाय मास परसेंटेज गिवन हो, तो मास बाय मास परसेंटेज गिवन है तो उसका रिलेशन पता होना चाहिए कि मोलारिटी जो होती है वो बराबर होती है मास बाय मास परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास। या तो ये आपको पता हो, इसके तरीके से निकाल लिया जाए, या आपको मोलारिटी निकालनी है तो आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया है भैया, मास बाय मास परसेंटेज गिवन है। तो मास बाय मास परसेंटेज का मतलब हुआ कि हमारे पास W ग्राम जो है वो सॉल्यूट का है और 100 ग्राम जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन का है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो वॉल्यूम क्या होता है मास बाय डेंसिटी और मास है इसका 100 डिवाइड बाय इसकी डेंसिटी कितनी हो गई 1.84, राइट।
तो ये इस तरह से हम यहाँ से डेंसिटी रख के वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये वॉल्यूम हमारा ml में आ जाएगा और मास दिया है, तो यहाँ से हमारी मोलारिटी क्या होती है, देखो मोलारिटी होता है मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोल कितना हो जाएगा, मास बाय मोलर मास, ये हो जाएगा डिवाइड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम ml में हो तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। मोल कितना है, मोल तो नहीं है, मास दिया है, मास कितना है आपके पास, जो मास परसेंटेज दिया है वो रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 98 मास डिवाइड बाय मोलर मास H2SO4 का 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय ये 100 जो रखा था ये डिवाइडेड बाय 1.84, ये रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए 18। सिमिलरली अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ये फॉर्मूला रख दो। यहाँ देखो, यहाँ मास बाय मास परसेंटेज कितना दिया है 98%, डेंसिटी कितनी है 1.84% इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास होता है 98। 98 से 98 आप कैंसिल कर दो तब भी 18 आएगा आंसर। तो आंसर इसका 18 मोलर होना चाहिए। बहुत क्लियर हो गई बच्चों। चलो देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, अगला क्वेश्चन है कि एक 125 ml ऑफ 8% मास बाय मास NaOH सॉल्यूशन स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब एक तरह से डेंसिटी ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, देखो हमारे पास एक तो बेटा NaOH है और दूसरा बेटा हमारे पास HCl है। अगर दोनों की क्वांटिटी दी गई है और नेचर पूछा गया है तो हमें पता करना पड़ेगा कि कौन एक्सेस में है। अगर दोनों बराबर हुए, मतलब इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट बराबर हुआ तो ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो आंसर न्यूट्रल होगा। लेकिन मान लो अगर NaOH ज़्यादा हुआ तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और अगर मान लो HCl ज़्यादा हुआ इक्विवेलेंट वाइज तो फिर ये एसिडिक हो जाएगा। तो हमें पता करना पड़ेगा किसके इक्विवेलेंट ज़्यादा है। तो इक्विवेलेंट पता करने के लिए हम पता करेंगे यहाँ पे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। अब मोलारिटी तो दिया नहीं है, मास बाय मास दिया है। अभी हमने मोलारिटी को मास बाय मास में एक्सप्रेस किया था, तो मोलारिटी देखो यहाँ लिख देते हैं आपके लिए। मोलारिटी बराबर होता है मास बाय मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। उसी तरह से मोलारिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर वॉल्यूम दिया है, देखो यहाँ सेकंड केस में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया है, इसमें डेंसिटी की ज़रूरत नहीं रहेगी, सीधे 10 डिवाइड बाय मोलर मास रख दीजिए। तो ये दोनों मोलारिटी से रिलेटेड हैं। अब यही उठा के यहाँ रख देते हैं। तो देखो इसके लिए भी हम यही सेम फंडा लगाएंगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, और दोनों का एन फैक्टर 1 है। इसका मोलारिटी क्या होता है, इसकी मोलारिटी तो दी नहीं है, मास परसेंटेज दिया है, तो वो हो जाएगा 8 इंटू उसकी डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम ले लेते हैं 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय NaOH का मोलर मास होता है 40 इंटू 125। सर ये कैसे आया, देखो ये मोलारिटी हो गई, मास डेंसिटी 10 डिवाइड बाय 40, ये हो गया ये वाला फॉर्मूला, इंटू 125 वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाय 1000 क्यों, क्योंकि मोलारिटी अगर वॉल्यूम आपको किस में दिया है, ml में दिया हो, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम के नीचे क्या लगाना पड़ेगा 1000 लगा देंगे 1000, राइट। सिमिलरली देखो बच्चों यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा 0.25 के समथिंग आएगा। इसी तरह से यहाँ पे मोलारिटी रखेंगे, मोलारिटी तो यहाँ पर गिवन नहीं है, तो मास बाय वॉल्यूम का परसेंटेज गिवन है 10 इंटू आपका फॉर्मूले वाला 10, देखो मास बाय वॉल्यूम का 10 इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास 36.5 इंटू वॉल्यूम 125 डिवाइड बाय ml में होने की वजह से 1000 इंटू एन फैक्टर इसका 1 होता है। ये सारी वैल्यू रखेंगे तो लगभग 0.3435 के आसपास आएगा। तो डेफिनेटली ये एक्सेस में है, ये ज़्यादा है मात्रा में इक्विवेलेंट, तो नेचर HCl का ज़्यादा रहने की वजह से जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा, सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक आएगा। तो दोनों के इक्विवेलेंट आपको चेक करने चाहिए और जिसके इक्विवेलेंट ज़्यादा हैं वो नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड करेगा। नाउ यहाँ पे देखो एक रिएक्शन दिया गया है, ये रिएक्शन के अंदर आपसे पूछा गया है कि पानी कितना बनेगा। देखो तो डेफिनेटली देखो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, इसके मास दिए गए हैं, देखो ध्यान से देखो कितना दिया है 445 दिया गया है। तो
तो आपको क्या करना है, इसका 445 से आप पहले सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लो। इसका मोलर मास निकालेंगे तो ये आएगा 890, तो 445 डिवाइडेड बाय 890, इसको निकालेंगे तो ये 0.5 मोल आ जाएगा। तो डेफिनेटली इसका आपके पास 0.5 मोल है, राइट। अब स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करना है तो डेफिनेटली देखो वो जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया है, मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 डिवाइडेड बाय 110। सर ये क्या है, स्टोइकियोमेट्री है, राइट। और हमें इसका मास निकालना है पानी का, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। क्लियर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मोल थे 1/2 और इसके मोल हमें इसके जो हैं वो मास निकालने, तो यहाँ मास रख देते हैं, सीधे सीधे वाटर का मास आ जाएगा ये। चलो अब यहाँ से निकाल लेते हैं WH2O बराबर, इसको इधर ले आते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास 110 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 4, राइट। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 495 ग्राम। कितना आएगा, 495 ग्राम। 495 ग्राम के आसपास आएगा, ये आंसर होना चाहिए 4th। चेक कर लो, स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन है, सिंपल। क्या क्वेश्चन है देखो, 10 mg tablet containing sodium bicarbonate and oxalic acid release 0.25 ml of CO2, और ये टेम्परेचर प्रेशर जो भी दिया है इसके ऊपर इस कंडीशन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहना चाह रहा है, आपने दवाई खाते हो ना, दवाई ऐसी गोली है, खाने की गोली है, उसके अंदर थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं आपके लिए, एक गोली है, उसके अंदर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये रखा गया है, ठीक है, प्लस साथ में रखा गया ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड होता है H2C2O4। क्लियर, ओके। इन दोनों का इसका वजन है 10 mg, 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम बराबर हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ ग्राम में, इतना है। तो ये पूछ रहा है कि इसके अंदर इसका परसेंटेज कितना है। अब 10 mg का ये है तो इसमें इसका मास निकालना पड़ेगा, तो इसका मास निकालने के लिए आपको स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करनी पड़ेगी। स्टोइकियोमेट्री के लिए आप एक रिएक्शन लिखेंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी देखो, NaHCO3 प्लस H2C2O4, ये जब रिएक्ट करेगा तो इसका H इसको मिल जाएगा और ये ऑक्जेलेट बना लेगा, तो सोडियम बाई ऑक्जेलेट प्लस H2O प्लस CO2, ये रिएक्शन होना चाहिए। तो इसके 1 मोल के लिए 1 मोल CO2 रिलीज होगी। अब आपके पास देखो यहाँ CO2 कितना रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है 0.25, मतलब ये 0.25 ml, मतलब 10⁻³ इतना रिलीज हुआ ये, डिवाइडेड बाय 25 लीटर, इसका हमें मोलर वॉल्यूम लेना है, तो डिवाइड बाय 25, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 0.01 इंटू 10⁻³ मोल, राइट। जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे उतने ही इसके होंगे, तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा बेटा 0.01 इंटू 10⁻³ मोल। अब आपको मोल मिल गए, मोल से मास निकाल सकते हैं, है ना। तो मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कितना आ जाएगा, इस मोल से मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.01 इंटू 10⁻³ इंटू 84 इसका मोलर मास है। सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास देखो यहाँ दिया हुआ है 84 मोलर मास, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.84 हो जाएगा ये, राइट। 0.84 इंटू 10⁻³ ग्राम, इतना आएगा। अब ये मास हो गया इसमें, तो परसेंटेज कितना आएगा NaCO3 का, ये आ जाएगा 0.84 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻³ ये टोटल मास था, मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100 कर दीजिए, 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8.4% आएगा।
ये रहा तुम्हारा आंसर। देखो मैच हो गया कि नहीं हो गया? वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको बताना है, डुमास मेथड से हमने निकाला है। देखो 6 मोल तो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन कितना मिला? 1 मोल। तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से 6 मोल कार्बन एटम के मिलेंगे। सबसे पहले हमें एटम पता करने पड़ेंगे। दूसरा देखो आगे क्या बोला है, 4 मोल वाटर के हैं। तो वाटर, देखो वाटर 4 मोल है, यहां से मिलता है 4 मोल। 1 मोल वाटर से मिलती है 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम। तो 4 मोल वाटर से मिलेंगी 8 हाइड्रोजन एटम, 8 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे। और नाइट्रोजन निकाला, नाइट्रोजन गैस लिबरेट हुई 1 मोल। 1 मोल में मिलती है 2 नाइट्रोजन एटम। तो 1 मोल से मिली 2 नाइट्रोजन एटम, 2 नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन एटम के हो गए, 8 हाइड्रोजन एटम के हो गए, 6 कार्बन के हो गए। मतलब हो गया 6 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन, 6 8 2। आया समझ में? इजी है। आगे बढ़ते हैं। एक 116 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डिसोसिएशन रिएक्शन करके ये इतना 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 सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। क्या क्या प्रोड्यूस हुआ देखो। सबसे पहले एक टेबल बना लो। सबसे पहले आपके पास है, देखो एलिमेंट है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ये आपको मिला 7.5 ग्राम, मास में दिया है इन्होंने, है ना। ये आपको मिला 60 और ये आपको मिला 48.5। तो ऑब्वियस है, इसको मैं मोल में बदल देता हूँ इजी करने के लिए। इसको मोल में बदलते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 7.5 डिवाइड बाई 1, 60 डिवाइड बाय 16 और 48.5 डिवाइड बाय 12। ये आ जाएगा 7.5, ये आ जाएगा 3.75, ये आ जाएगा 4.01 के आसपास। ये मोल आ गए। इस मोल को सिंप्लीफाई करने के लिए जो सबसे छोटे मोल हैं, इससे इन सबको डिवाइड करेंगे। सबको डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? देखो सबको डिवाइड करने के बाद अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, मतलब 7.5 डिवाइड बाय 3.75, ये अप्रॉक्सीमेट 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये अप्रॉक्सीमेट 1.01 समथिंग हो जाएगा। तो ये भी 1 ही आ गया। तो मतलब ये हो गया हमारा फॉर्मूला कि हमारे पास एक तो C होना चाहिए, 2 H होने चाहिए और एक O होना चाहिए, CH2O होना चाहिए। अब यहाँ पे हाउ मेनी फार्मूलाज एग्रीज कर रहे हैं ये पूछा गया है। तो देखो एक CH2O, तो ये CH2O ये दिख रहा है, CH2O दिख रहा है यहाँ पर, तो ये फॉलो हो रहा है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कितने C हैं? 2 C हैं, C2H4O2 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो CH2O ये भी आ जाएगा, ये भी फॉलो हो रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ फॉलो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये 6H आ रहे हैं। अगर मैं इसे डिवाइड भी करूँगा तो ये 3 रह जाएंगे, तो ये नहीं फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ही ऑक्सीजन है, तो ये भी सिंप्लीफाई करने पर बैलेंस नहीं होगा, इसके जैसा नहीं बन पाएगा, CH2O नहीं बनेगा एम्पेरिकल फार्मूला। जो एम्पेरिकल फार्मूला इसके साथ मैच हो सकता है वही इसका आंसर होगा। मतलब इसके आंसर होने चाहिए 1 और 2। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। लिमिटिंग रिएजेंट जैसा ही लग रहा है। देखो एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है ना रिएक्शन कर रहा है ना। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सॉल्व करने के लिए, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा इजी करने के लिए, अच्छा लगाने के लिए। 3 हाइड्रोजन गिव्स यू 2 अमोनिया। ठीक है बच्चों, देखो आपको ये 20 ग्राम दिया गया है, ठीक, और ये आपको 5 ग्राम दिया गया है, ठीक है। अब देखो, अभी इसको पता करने का तरीका क्या है? लिमिटिंग रीजन पता करने के लिए 1 मोल, इसको मोल या तो मोल में बदल दें, तो इसका मोल में बदलेंगे या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं कि ये 1 मोल मतलब 28 ग्राम का है, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ आपकी रिएक्शन होती है तब 6 ग्राम हाइड्रोजन लगता है। तो 20 ग्राम के लिए कितना लगेगा? 20 ग्राम के लिए कितना लगेगा? तो 20 ग्राम के लिए लगेगा 20 × 6
डिवाइड बाय 28, राइट। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखो 2 की टेबल से कटेगा 3 ज़ा, 2 की टेबल से कटेगा 14, राइट। फिर 2 की टेबल से काट दो 7 और 2 की टेबल से काट दो तो कितना हो गया 30/7। 30/7 मतलब कितना हो गया 4.2 बचा तो 4.3 समथिंग आ रहा है ये अप्रॉक्सीमेट। और ये तो आपके पास 5 ग्राम है, आपको चाहिए 4.3 ग्राम, तो ये तो आपके पास एक्सेस हो गया, मतलब ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? देखो सिंपल बात है कि 28 ग्राम के लिए लग रहा है 6 ग्राम, तो 20 ग्राम के लिए कितना लगना चाहिए 4.3 ग्राम, पर ये तो ज़्यादा है, ये ज़्यादा है मतलब ये एक्सेस में है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। नाइट्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अब इससे पता कर लो कि आपके पास 28 ग्राम से मिलती है आपको 34 ग्राम अमोनिया, तो 20 ग्राम से कितनी मिलेगी? तो ये हो जाएगा 20 × 34 डिवाइड बाय 28। दोनों को काट दो 2 से, ये 10, ये 14, ये 5, ये 7, ये 5 अप्रॉक्सीमेट, ये लगभग तो नहीं, फिर से देखो ये हो गया आपका 34 ग्राम ना, राइट। तो 34 × 20 डिवाइड बाय 28 है ना। इसको आप सॉल्व करें तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो नाइट्रोजन आपका क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट पूछा है, तो नाइट्रोजन लिमिटिंग आई थिंक इसका आंसर 1.42 के आसपास आना चाहिए। लेट्स चेक, इसको एक बार चेक करिए, आंसर ये आएगा 1.42। चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स किस में दिए हैं 2.8375 लीटर ऑफ O2 दिया है STP पर। तो आपको मॉलिक्यूल्स निकालने और मोल्स निकालो, तो पहले मोल्स निकाल लो। मोल्स क्या होते हैं? मोल्स होते हैं जो भी वॉल्यूम STP पर होता है 2.8375 डिवाइडेड बाय 22.4 से डिवाइड कर दो। ये आंसर आना चाहिए लगभग 0.126 के आसपास आएगा ये मोल्स में, ठीक। और इन्हीं मोल्स को अगर हमें मॉलिक्यूल निकालना है तो मॉलिक्यूल क्या होता है मोल इंटू Na, तो 0.126 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको आप सॉल्व कर लो, ये लगभग आएगा 0.75 इंटू 10 की पावर 23। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.5 इंटू 10 की पावर 22 के आसपास आ जाना चाहिए। तो ये और ये नंबर जहाँ भी मैच हो रहा है वो आंसर होना चाहिए, मतलब आंसर होना चाहिए आपका 7.527 इंटू 10 की पावर 22 एंड 0.125 मोल, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर वन इज रीजन दिया गया है। क्या बोला है कि 3.15 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड, सबसे पहले तो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? देखो ऑक्जेलिक एसिड होता है ऐसा H2C2O4, और इसे हाइड्रेटेड बनाओगे तो इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। इसका मोलर मास होता है 126। इसका मोलर मास कितना होता है 126। अब आपको बोला है कि 3.15 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इन वाटर टू मेक 250 ml सॉल्यूशन, द रिजल्ट मोलारिटी क्या होगी? देखो मोलारिटी निकालना है तो इसकी मोलारिटी क्या होनी चाहिए मोल बाय वॉल्यूम, और ये ml में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसका मोल की जगह हम ले लेंगे मास बाय मोलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये मास कितना दिया है 3.15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑक्जेलिक एसिड का हो गया 126 इंटू ये हो जाएगा 250 से इसको कैंसिल कर दो, ये 4, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.26 डिवाइड बाय 126 मतलब 0.1, मतलब ये आ रहा है 0.1 मोलर, मतलब इसकी मोलारिटी 0.1 मोलर है, बिल्कुल सही है। और इसका रीज़न था क्योंकि इसका
जो मास था, मोलर मास 126 है, ये भी सही है, मतलब दोनों करेक्ट है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। चलो बच्चों, आ रहा है ना समझ में? आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा है? जिंक रिएक्ट किया गया है। जिंक किससे रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और क्या बना रहा है? जिंक क्लोराइड बना रहा है, जिंक क्लोराइड बना रहा है। और द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी फ्रॉम द रिएक्शन 11.5 ग्राम जिंक विथ एक्सेस ऑफ HCl इज। ठीक है सर, सबसे पहले रिएक्शन लिखो भैया। जिंक जब किसके साथ रिएक्शन करेगा? HCl से रिएक्शन करेगा, क्या बनाता है? ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने लगती है। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 लगा दो। क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई है? बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस है। जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गिव हाइड्रोजन गैस जिंक, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस एट STP फ्रॉम द रिएक्शन। तो देखो भैया, सिंपल बात है, आपके पास 1 मोल अगर ये है तो इससे 1 मोल हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, मतलब जिसके जितने भी मोल होंगे उतने ही मोल्स हाइड्रोजन के लिबरेट होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ जिंक इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मोल्स ऑफ जिंक कितने हो गए? मोल्स ऑफ जिंक हो गए 11.5 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास दिया है 65.4, इतना दिया है भैया। यही मोल हो जाएंगे किसके? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के मोल मिल गए, अब इसका वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना हो जाएगा? मोल इंटू 22.4। अब ये कितना था? 11.5 डिवाइडेड बाय 65.4 इंटू 22.4। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 3.99 समथिंग कुछ आएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेट 4 मोल, अप्रॉक्सीमेट 4 मोल के आसपास ये आना चाहिए। एक बार आप चेक कर लें, आपका आंसर एक बार अप्रॉक्सीमेट में आना चाहिए इतना। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वेन हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन है ए, अंडरगो कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट रिक्वायर्ड 9.5 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए? देखो, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन वाला कोई क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कुछ इक्विवेलेंट वैसा कुछ दिया है कि वाटर ऑक्सीजन ये सब कुछ दिया है, आपको क्या करना है? कंबशन वाली रिएक्शन लिखनी है कि हाइड्रोकार्बन है, मान लो CXHY। अगर ये X और Y पता चल जाए किसी तरह से तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा पता चल जाएगा। इसको जब मैंने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब हम इसे बर्न करेंगे तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, वाटर बनाएगा। अब इस पानी को हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। देखो, यहाँ पर X टाइम ऑफ कार्बन है, यहाँ पे भी X टाइम ऑफ कार्बन हो जाएगा। वहाँ पे Y है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे Y/2 कर दो, ये मोल बैलेंस हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई है? X Y/2, 2X प्लस Y/2 हो गई है ना, 2X प्लस Y/2। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2X का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल हो रहा है, तो ये X प्लस Y/4 कर दो यहाँ पे। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2X और ये Y/2 हो जाएगी, तो ये बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये 2X, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो 2X, ये Y/2, ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये Y/2, बराबर हो रहा है ना ऑक्सीजन? ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट कितने हैं? 9.5, मतलब X प्लस Y/4 बराबर हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 9.5। दूसरा बोल रहा है कि पानी के, वाटर के इक्विवेलेंट है 3, मतलब Y/2 जो उसकी स्टोइकियोमेट्री है Y/2 वो 3 हो गई तुम्हारी इक्विवेलेंट में। तो Y की वैल्यू तो यहाँ से निकल गई बेटा 6, Y की वैल्यू कितनी निकल गई? 6 निकल गई। अब ये उठा के तुम यहाँ रख दो, तो यहाँ रख दिया तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं इसको कि X प्लस 6/4 इक्वल टू होता है 9.5। तो यहाँ से कैंसिल कर दिया तो 2 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 मतलब 1.5, इधर गया माइनस 1.5, X इक्वल टू 9.5 माइनस 1.5 मतलब कितना हो गया? 8। X की वैल्यू हो गई 8, तो X 8 और Y मतलब H 6 आया सर जी, आया। अगला देख लो बच्चों, अगला क्या है कह रहा है क्वेश्चन?
कुछ तो कह रहा है सर। द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया in an aqueous urea solution containing 900 gram of water is 0.05 if the density of the solution is this the molarity of the urea solution is। मोलारिटी निकालना है। देखो सबसे पहली बात आप ये सोचो कि मोलारिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए। सबसे पहली बात मोलारिटी निकालने के लिए आपको चाहिए मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और ml में आया तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि ये ग्राम पर सीसी में है ना, सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आंसर आपका वॉल्यूम जो आएगा, जो भी मिलेगा वॉल्यूम आपका, वो ml में मिलेगा। अब समस्या ये है कि डायरेक्ट इसमें मोल तो दिया ही नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं दिया है, तो ये कैसे पता करें। तो ये पता करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ तरीका कि क्या करना है। क्वेश्चन आप ही सॉल्व करिएगा आगे, है ना। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात, इसने मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 900 ग्राम वाटर दिया है। तो मोल फ्रैक्शन कितना दिया है भैया, 0.05। देखो मोल फ्रैक्शन किसका दिया है, यूरिया का दिया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इक्वल टू होगा मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ यूरिया, राइट। अब यहां से आप देखो इसकी वैल्यू तो आपको दी है 0.05 इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया, ये आपको पता करना है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर। अब वाटर कितना था आपके पास, 900 ग्राम, तो यहां रख दो 900 डिवाइड बाय 18 इन प्लस। इसके बाद आपको क्या करना है, जीरो आपका जो मोल्स ऑफ यूरिया है वो निकालना है। अभी भी मोल्स ऑफ यूरिया यहां से आप कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ यूरिया, तो आपको ये मोल्स ऑफ यूरिया मतलब ये मिल जाएगा n। मोल्स ऑफ यूरिया समझ में आया कैसे मिला। अब ये जो मोल्स ऑफ यूरिया आएंगे, देखना अगली स्टेप में आपको बता रहा हूं। अब आपका सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट। अब सॉल्वेंट तो आपके पास 900 ग्राम है ना पानी, अब आपके पास ये नहीं है, तो ये कैसे निकालेंगे, इसका मास निकालना है। तो मास ऑफ यूरिया निकाल लो, वही सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है सॉरी, वो कितना आएगा, तो मोल्स ऑफ यूरिया इनटू उसका मोलर मास 60, ये कर देंगे आप मोल्स ऑफ। अब ये मोल्स ऑफ यूरिया कहाँ से मिलेंगे सर, यहाँ से मिलेंगे ना सर, यहाँ से मोल्स ऑफ यूरिया कैलकुलेट करिएगा आप। तो यहाँ से मोल्स ऑफ यूरिया कैलकुलेट करके यहाँ रखिए, ये 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मास ऑफ यूरिया मिल जाएगा। ये मास ऑफ यूरिया उठा के यहाँ रख दीजिए सॉल्यूशन, सॉल्यूट के अंदर, तो यहाँ से आपको टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। सर लेकिन हमें तो वॉल्यूम चाहिए ना सॉल्यूशन का, ये निकालने के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं, मास बाय डेंसिटी कर देंगे, है ना। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू होगा मास, किसका मास, सॉल्यूशन का मास, डिवाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है 1.2, ये रख देंगे यहाँ से उठा के। ये जो भी मास आएगा सॉल्यूशन का 900 ग्राम प्लस समथिंग समथिंग कुछ मास आएगा, डिवाइड करेंगे 1.2 से, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, किसका वॉल्यूम आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। मोल्स आपके पास पहले से हैं, वहाँ से वो रख देंगे, तो आपका मोलारिटी निकल के आएगा। और मोलारिटी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको मेथड समझाइए, आपको करना चाहिए खुद से ये क्वेश्चन आगे। चलो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये कैसे करना चाहिए। इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए, मज़ा आएगा आपको खुद करके, है ना। जे एडवांस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1.24 ग्राम वाइट फॉस्फोरस बॉइलिंग। देखो वाइट फॉस्फोरस जो होता है पी ब्लॉक का रिएक्शन है, रेडॉक्स डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH से करवा दूं तो जनरली ये डिसप्रपोर्शनेट होकर फॉस्फिन गैस बनाता है, और ये NaH2PO2 है ना, सोडियम डाइहाइड्रोजन हाइपोफॉस्फेट ऐसा कंपाउंड बनाता है ये। और यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी जब इसे हम लेंगे ना, तो क्योंकि बेसिक मीडियम में है, तो बेसिक मीडियम में जब आप इसे बैलेंस करेंगे पानी की ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पर। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 मोल, यहाँ 3 मोल और यहाँ 3 मोल आपको इसको लगाने से बैलेंस हो जानी चाहिए। तो एक बात समझ में आई कि देखो इसके 1 मोल से इसका फास्फोरस P4 का 1 मोल से
ये फॉस्फिन का आपको 1 मोल प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे कितने मोल हैं आपके पास, देखो 1.24 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास होगा 124, है ना, ये हो गए मोल। तो सेम मोल यहाँ पर पैदा हो गए इसके 1.24 डिवाइड बाय 124, ये आपके मोल हो गए फॉस्फिन गैस के। अब यही फॉस्फिन गैस आपको क्या करनी है आगे देखो, गिव्स द अमाउंट ऑफ CaSO4 रिक्वायर्ड, ये भी आपको क्या करनी, कंज्यूम करनी है। तो जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आप जो आपका फॉस्फिन गैस है PH3, इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे आप, CuSO4 से करवा देंगे, है ना। तो यहाँ पर ये CuSO4 से रिएक्शन करके एक तो बन जाना चाहिए इसके अंदर Cu3P2, Cu3P2 कॉपर का फॉस्फाइड बने, कॉपर का फॉस्फाइड बनना चाहिए एक तो इसके अंदर, ठीक है। और कॉपर का फॉस्फाइड बनने के साथ में यहाँ पे बनना चाहिए H2SO4, रिएक्शन को आप बैलेंस करें और बैलेंस करने के बाद यहाँ पे जो 1.24 है, ये 1.24 से जो मोल होंगे वो यहाँ मिलेंगे, वही मोल जो है वो कंज्यूम करना है आपको। तो यहाँ पर आपको उसको बैलेंस करें और बैलेंस करने के बाद देखें कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है आपका कितना कंज्यूम होना चाहिए, कितना कंज्यूम होगा यहाँ पर। तो ये इस तरह से आप कंज्यूम करके इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे इस